हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था सर? बहुत सारे पॉइंट्स किए थे हम लोगों ने, जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस की बात भी हमारी हुई थी, ये हमारी चर्चा हुई थी और ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। चलिए, तो प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है, इसके बारे में लास्ट टाइम चर्चा हुई थी हमारी, डिस्कशन किए थे हम लोग। एसेंशियल ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर, इसकी भी चर्चा हमारी हुई थी कि भाई कोई भी प्रपोजल है, ऑफर है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है। एक ऑफर के लिए कंफर्म है कि दो पार्टीज का होना, एक आदमी दूसरे को ऑफर देगा और उस ऑफर का लीगली एनफोर्सिएबल होना भी जरूरी है, अदरवाइज वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होगा तो फिर उसका काम नहीं हो पाएगा या फिर बाइंड नहीं करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस और रेडीनेस फॉर विलिंगनेस का होना जरूरी है। ये दो चीज़ों पे होता है, एक पॉजिटिव एक्ट और एक नेगेटिव एक्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा था एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वर्ड, ऑफर की डेफिनेशन हम लोगों ने करी थी सेक्शन 2 क्लॉज ए में, उसमें हम लोगों ने एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वर्ड देखा था और मना करना भी, नेगेटिव एक्ट भी। देखिए, नेगेटिव वर्ड के साथ एक्ट लगा है, कुछ ना लेकिन करना, कुछ नहीं आप कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये आप नेगेटिव एक्ट है और वो भी ऑफर में शामिल होगा। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। पॉजिटिव एक्ट था ये और ये नेगेटिव एक्ट था। आइए, उसके बाद यहां पे मैंने बताया था कि केवल और केवल अपनी एक्सप्रेशन, विलिंगनेस को सामने रख देना इज नॉट एन ऑफर। उसके लिए सामने वाले की भी विलिंगनेस को जानना या जानने के उद्देश्य से अपनी बात रखना, वो ऑफर कहलाता है। तो उसके बारे में चर्चा हमारी हो गई थी, उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कर लिए थे। ओके सर, उसके बाद दूसरे की कंसेंट लेने के उद्देश्य से आपको ये काम करना चाहिए, ये बातें हम लोगों ने सीख ली थी। नाउ द टर्न इज काइंड ऑफ ऑफर, क्या हमने ये डिस्कस कर लिया था? हाँ सर, ये डिस्कशन हमारा हो गया था, ये काइंड्स ऑफ ऑफर हम लोगों ने किया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया था क्लासिफिकेशन में जनरल ऑफर। उसके बाद जनरल ऑफर में मैंने बताया था कि कोई भी आम आदमी, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर को, और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का हमने केस भी डिस्कस किया था। उसके बाद लालमन शुक्ला का केस मैंने आपको बता दिया था, दोनों केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्पेशल ऑफर देखा था हम लोगों ने, क्रॉस ऑफर देखा था, काउंटर ऑफर देखा था, स्टैंडिंग ओपन ऑफर देखा था, ये सब कुछ हो गया था हमारा। और अब आइए, मैंने कहा था आपसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको पता हैं, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमारी चर्चा होनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या लीगल रूल होने चाहिए, वो आपके सामने है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जरा देखिएगा। क्या आपने ये पॉइंट्स कवर कर लिए हैं? जी हाँ सर, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं फिर से दोबारा आपको याद दिला देता हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा देता हूँ, ताकि ये आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए, अब पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। तो लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसमें वो कंटेंट्स हों जिससे ये पता चले कि ये एक लीगली एक दूसरे को बाउंड करने के लिए या बाइंडिंग एग्रीमेंट के लिए ये बात हो रही है, ताकि अगर कोई भी इसमें से मिस्टेक करता है, पूरा नहीं करता है, अपनी बात को डिफॉल्ट करता है, तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा किया जा सके और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट किया जा सके। चलिए, इसमें ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ is capable of being accepted and the giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to the legal consequences and creating legal relations, it is not considered as a valid offer. Even हमने इसको ऑलरेडी जब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस फॉर क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था। वहां मैंने आपको सोशल एग्रीमेंट्स के बारे में भी, डोमेस्टिक एग्रीमेंट के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो चलिए, तो वहां उसी तरह से यहां भी है कि इन द आइज ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई अ सोशल इन्विटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, चूंकि जैसे ही कोई इन्विटेशन या कोई ऑफर एक्सेप्ट होता है, वो एक अग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन यहां अगर सोशल इन्विटेशन की बात करें, तो सोशल इन्विटेशन इवन एक्सेप्टेड बाय द पार्टी does not create a legal relations because
इट इज नॉट सो इंटेंडेड। ऐसा कोई इरादा नहीं होता डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट में कि किसी एक दूसरे को बाइंड किया जा सके, कानून की नज़र में अगर वो जिम्मेदार उसको ठहराया जा सके। ऐसा कोई इंटेंशन के साथ कोई काम नहीं किया जाता। इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर, तो यहाँ फिलहाल ऑफर की बात हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है, ये ऑफर ही नहीं बनेगा। तो याद रखना है कि किसी भी तरह के डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होते हैं उन्हें हम ऑफर नहीं मानते। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस मैंने आपको डिस्कस किया था कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, वो आपस में बात करते हैं। हस्बैंड कहता है वाइफ से कि भाई देखो हम तुमको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देंगे। बाद में वो कुछ दिन तो देता है लेकिन बाद में वो डिक्लाइन कर देता है या फिर डिफ्यूज कर देता है, वो देने से मना कर देता है। तो इन दैट केस वो क्या करती है, वाइफ उसके ऊपर केस फाइल करती है और केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट फिलहाल वो कहता है कि नहीं, इस तरह के डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं, जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड दे डोंट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप बिकॉज दे वर नॉट इंटेंडेड टू बी क्रिएटेड अ लीगल रिलेशनशिप एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। क्लियर है? ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एन ऑफर। If someone is giving an offer, then there must be some statement, which are certain, definite and not vague. Because if there is no certainty, then anyone in the contract or in relationship cannot expect what is the right, what is the liability exactly. तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑफर या एक्सेप्टेंस हो रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वहां पर सबसे जरूरी चीज ये होती है देखना कि भाई मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ही अगर क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली ना तो हमारा ऑफर ठीक है, ना तो एक्सेप्टेंस ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट की तो बात दूर दूर तक ही नहीं आती है। तो इसलिए जो भी हम बातें कर रहे हैं उसमें सर्टेनिटी का होना, डेफिनेटनेस का होना, और साथ साथ उसका वेगनेस की तरफ ना जाना। वेग हो मतलब होता है अनक्लियर, तो वेग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए। मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, नॉट वेग को क्लियर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जरा, सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। अब आइए इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने, वो प्रोविजन स्टोर वाला है, वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्योंकि सिंपल हमारी लाइफ में वही चीजें होती हैं। तो दुकानदार से आप जाके कहते हैं क्या कि भाई हमें चीनी दे दो। अब हमें पता ही नहीं है कि कितनी चाहिए, तो बताइए क्या हमारा ऑफर एग्जैक्टली ठीक है? नहीं ठीक है। हम जाकर के कहते हैं कि हमें तेल चाहिए, ऑयल। अब कौन सा चाहिए ये नहीं बताते हम उसको, तो क्या हमारा डेफिनेट है? बोलिए, नहीं है। हम उससे कहते हैं हमें कुछ सामान बेचना है अपना, हम कहते हैं सामने वाले आदमी को कि हम अपना सामान बेचना चाहते हैं, कुछ पैसे आप दे देना, कुछ पैसे के बदले में हम आपको सामान बेचना। अब बताइए, कुछ पैसे के बदले में सामान बेचना ये डेफिनेट है? क्या इसमें सर्टेनिटी है? नहीं है, क्लियर ही नहीं है। ऑयल चाहिए, क्या वेग नहीं है? ये तो वेग है ना, कौन सा ऑयल चाहिए भाई? तो ये सारी चीजें डेफिनेट, सर्टन और क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो। तो आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इफ द टर्म ऑफ एन ऑफर आर वेग और इनडेफिनेट, its acceptance cannot create any contractual relationship. और एग्जांपल है where A offers to sell B 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। क्या बेचना चाहता है? ऑयल बेचना चाहता है 100 क्विंटल्स। कौन सा ऑयल? ये क्लियर नहीं है। There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. किस तरह के ऑयल की बात हो रही है भाई? The offer is not capable of being accepted for want of the certainty. There is no certainty, no definiteness, no, it is vague. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। क्या मैंने इस पॉइंट को आपको डिस्कस करा दिया था? हाँ सर, आपने करा दिया था। कब कराया था? क्या ये मुझे आप बता सकते हैं याद करके कि मैंने ये पॉइंट कब कराया था आपको? मैंने जब केस बताया था लालमन शुक्ला का, हम लोग पढ़ रहे थे, याद करिए। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बताया था। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट होते हैं, एक यूनिलेटरल एक बाइलेटरल। वहाँ यूनिलेटरल की बात हो रही थी, एक पार्टी ही, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो फिर जनरल ऑफर में भी ये केस आ गया, लेकिन वहाँ पे मैंने ये बताया था कि एक पार्टी जिसको
ऑफर दिया जा रहा है तो ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बताइए मैं किसी दुकान पे जाकर के खड़ा हो जाऊं और दुकानदार हमको हमारे हाथ में ला करके एक चीनी का पैकेट पकड़ा करके हमसे पैसे मांग सकता है क्या? वो बोल सकता है कि हाँ कि आप मेरे दुकान के सामने खड़े हैं, इसका मतलब मैं समझ गया कि आपको चीनी चाहिए और आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी बन जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप जब तक ऑफर नहीं देंगे तब तक सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर देयर मस्ट नॉट बी एन एक्सेप्टेंस। क्लियर है? ओके सर, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अच्छा, टू हुम इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो डेफिनेटली जिसको भी ये कहा जा रहा है वही उसका ऑफरी है, ठीक है। और हमारा जो इंटेंशन है जिसको देना उसी को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामान आपको बेचना है, आपके पड़ोसी से बोलाएं कि देखिएगा उनका सामान आपको, हम उनको सामान देने वाले हैं, बेचने वाले हैं, तो उनको भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन किसको होना चाहिए? ऑफरी को होना चाहिए। और ये श्योर करना है आपको, एंश्योर जब तक नहीं करेंगे कि ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ नहीं है तब तक ये ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। और ऑफर ही वैलिड नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस माशाल्लाह, और फिर कॉन्ट्रैक्ट तो बनने का सवाल ही नहीं आता। तो फिर an offer must to be complete होने के लिए must be communicated to the person to whom it is made. It is an important point. The person to whom it is made. किसको communicated? Must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise क्या होगा? There can be no acceptance unless an offer is communicated. There can be no acceptance by it. Okay, ये problem ही नहीं है। An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor. और ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में हम लोगों ने देखा था कि लालमन शुक्ला जो होता है, नौकर जो होता है, वो चला जाता है ढूंढने के लिए बच्चे को, लेकिन जब वो जाता है तब तक किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता है। उसको नहीं बताया गया होता है कि वो प्रपोजल दिया जा रहा है पैसे का, 500 रुपये इनाम का। जब वो ढूंढ लेता है बाद में सब्सिक्वेंटली उसको पता चलता है कि अरे ये तो ऑफर भी था, एक पैसा मिलना है, तो वो जाता है दोबारा मांगने। तो कहा जाता है कि नहीं, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे बिकॉज तुम्हारे साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि तुमको ऑफर दिया ही नहीं गया था। जब तुम निकले थे तब तो कोई ऑफर ही नहीं था, और जब ऑफर नहीं था तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रिकवरी नहीं कर सकते आप। और उन्होंने मना कर दिया। सर वो चाहते तो दे सकते थे, क्या पैसा देते तो कौन मना करता है? पैसा देते तो कौन मना करता है? कोई नहीं मना करता है, लेकिन वो रिकवर नहीं कर सकता है। यहाँ बात तो लीगल राइट्स की हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग सोशल सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन से कहेंगे कि हाँ हम दे रहे हैं पैसे, कोई बात नहीं, कोई बात तो दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दान धर्म करिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां रिकवरी की बात आती है, लीगल राइट की बात आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आके खड़ा हो जाता है। चलें आगे। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। क्या हम लोगों ने ये भी कर लिया है? जी हाँ सर, हमेशा जब भी आप ऑफर देंगे तो सामने वाले के इरादे को जानने के उद्देश्य से देंगे, तभी एक वैलिड ऑफर होगा, अदरवाइज ये वैलिड ऑफर नहीं होगा। सर फॉर एग्जांपल बताइए ना, कैसे कह रहे हैं आप? जब हम लोगों ने मैरिज का वो देखा था एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति, एक नादान बालक है जो कहता है एक लड़की से कि आई वांट टू मैरी यू, तो क्या ये एक ऑफर है? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी तरह से ये देखा नहीं जा रहा है कि सामने वाले के इरादे को जानने के लिए ये कहा गया है। नहीं, केवल ये विलिंगनेस का एक्सप्रेशन है, अपनी इच्छा बताना इज नॉट एन ऑफर। तो जब उसमें जोड़ा जाएगा कि विल यू मैरी मी, तो फिर वो बात बनेगी। तो ये मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी। क्या ये क्लियर हो गया? ऑफर मस्ट बी मेड with a view to obtaining the assent of the other party addressed, and not merely with a view to disclosing the intention of making an offer। तो केवल हम ऑफर दे रहे हैं, इस इंटेंशन को शो करना नहीं है, आपको सामने वाले के इरादे को जानने के उद्देश्य से ऑफर देना पड़ेगा, अपने विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना होगा, तब जाकर के ये ऑफर बनेगा। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो देखिए, इट मे बी कंडीशनल। यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता। और आपको जब मैंने काउंटर ऑफर पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक चीज को लिंक करके चल रहा हूं। जब मैंने, आप बाद में चल करके क्लेम करने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको काउंटर ऑफर बताया था। सर काउंटर ऑफर में आपने क्या बताया था, आप पूछ रहे हैं? तो काउंटर ऑफर में मैंने कहा था कि जब एक पार्टी, मान लीजिए ए है, ए ने बी को क्या दिया?
ऑफर दिया, ए ने बी को कहा कि मैं 100 रुपए में अपनी कलम बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो बी उसको सुनता है लेकिन रिप्लाई नहीं देता है, और क्या करता है, ये दोबारा से एक ऑफर क्या करता है, इसको देता है और कहता है कि मैं इसको 90 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, क्या तुम बेचोगे। तो ये 100 रुपए वाला जो ऑफर था ए के द्वारा बी को दिया गया था, वो क्या हो जाता है, कैंसिल, और ये नया एक ऑफर आ जाता है जिसे हम लोग काउंटर ऑफर कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसने बी हैज पुट अ कंडीशन, बी ने कंडीशन लगा दी किसके साथ, ए के ऑफर के साथ। ए ने जो ऑफर दिया था उसके साथ कंडीशन लगा के रिवर्स बैक कर दिया इसको, और आप अब कहेंगे कि सर इसने कंडीशनल एक्सेप्टेंस की है। जी नहीं, मैं बोलूंगा ना, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होता है। आप ये कहिए कि इसने जो एक्सेप्ट किया है ऑफर, उसको कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया है। मींस इसने कोई ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया, देखिएगा, कोई ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया, इसने जो ऑफर दोबारा से उसी को कंडीशन लगा करके भेज दिया। मतलब यहां अभी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, बी कोई एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकता यदि उसने कंडीशन के साथ दोबारा से ऑफर दे दिया। अब एक्सेप्टेंस कौन देगा, ए देगा, ए को एक्सेप्टेंस देनी है। अब अगर ए को मंजूर होगा 90 रुपए में बेचना तो ए एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ए रिफ्यूज कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आई। तो कभी भी ये मत कहिएगा कि एक्सेप्टेंस कंडीशनल होता है, ऑलवेज ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। हाँ, अब आइए, तो एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। तो ऑफरर उसमें कुछ कंडीशन लगा करके दे सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशन लगा के नहीं होगी। एग्जाम्पल, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, एनईएफटी एटसेट्रा। चलिए, अब ये एक्सेप्टेंस हो सकता है। मान लीजिए मुझे अपना सामान बेचना है आपको, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कलम है, मैं 100 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे पैसे आरटीजीएस के थ्रू देंगे, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू देंगे, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू देंगे, आरटीजीएस जिसे कहते हैं, या फिर कैश में देंगे, वट एवर द मैटर इज, वट एवर माई टर्म्स एंड कंडीशन इज। So you are required to fulfill all those things, and this will not be considered as conditional acceptance, but it will be conditional offer. तो ऑफर के साथ मैंने आपको जो अपनी इच्छा दी है, अपनी इच्छा आपके सामने रखी है आपकी इच्छा जानने के लिए, तो मैंने अपनी इच्छा के साथ साथ कुछ शर्तें भी रख दी हैं कि मेरी ये शर्त भी है, तो वो उसे शर्त ना मान करके आप इच्छा ही मानिए ना। ये कहां से शर्त हो गई, मैंने ये कहा कि मैं अपना सामान बेचना चाहता हूं लेकिन आरटीजीएस से पैसा लूंगा, बस बात खत्म, ये मेरी इच्छा है। क्या आप खरीदेंगे, आपको खरीदना होगा तो हाँ करेंगे, नहीं खरीदना होगा तो ना करेंगे, प्रॉब्लम कहां है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी दुकान पे आप जाते हैं तो क्या करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं वहां पे एक पीछे लगा होता है कि वापसी नहीं होगी, वापसी नहीं होगी। इसका क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है कि मेरा सामान इतने रुपए का है, मैं बेचना चाहता हूं, क्या आप इसको खरीदेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम इसको वापस नहीं लेंगे, बेचने के बाद वापस नहीं लेंगे। तो अगर आपको खरीदना है तो आप हाँ बोल दीजिए, हाँ ठीक है हमको मंजूर है, हम वापस नहीं करेंगे, ठीक है। आइए चलिए, नेक्स्ट है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यहां पे शुड की जगह मैं मस्ट लिख दूं क्या, ठीक है, क्योंकि ये मस्ट का मतलब हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब ये क्या है जरा इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा और फिर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। मान लीजिए हम आपको कुछ सामान बेचना चाहते हैं, हम लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला है, लेकिन मैंने अब आपको कहा कि भाई हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, राइस का, चावल, बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और मुझे इस रेट पर बेचना है, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे 2 दिन के अंदर रिप्लाई करें, अदरवाइज मैं मान लूंगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और आपने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। क्या जबरदस्त, देखिए कानून का मैंने क्या उपयोग किया है, मैंने एक ऐसी लाठी फेंकी जिससे सांप भी मरा और हमारा लाठी भी बच गया। सर ऐसे कैसे,
देखिए मैंने 2 दिन का समय दिया, मैं जानता हूं कि 2 दिन में रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। सपोज कोई कंडीशन ऐसी होगी कि मुझे मालूम है कि आप 2 दिन में रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं ये कहता हूं मैं मुंबई में बैठा हूं, आप बैठे हैं सपोज करिए कि कर्नाटका में, या फिर आप सपोज करिए बैठे हैं जम्मू कश्मीर में। तो अब मैं मुंबई से जम्मू कश्मीर को बोलता हूं कि भाई देखो, आपको अगर मैं ये ऑफर दे रहा हूं और आप 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आप पहुंच गए, हमारे पास एयर फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है, ट्रेन से आना है, और आप अगर हमारे पास पहुंच गए और आकर के यहाँ मना कर दिए तो ही मानेंगे हम कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम मान लेंगे कि आपने स्वीकार कर लिया अगर 1 दिन के अंदर नहीं पहुंच पाए आप तो। या कुछ ऐसी शर्त रख दी जिसका फुलफिल होना संभव नहीं है, और उसी शर्त पे मैंने रख दिया कि अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस कर दी। देखिए ना कितनी जबरदस्त तरीके से फंसा दिया गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट को नहीं रखना है, पहले से लॉ में लिख दिया गया है कि आप कुछ फंसाने वाला काम नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे जिससे ये पता चले या फिर जिसके वजह से जिसके पूरा ना होने पर मान लिया जाए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और अब तो आपको लेना ही लेना है, नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जुर्माने बढ़ने पड़ेंगे, डैमेजेस उठाने पड़ेंगे। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि ऑफर मस्ट नॉट कंटेन, ऑफर में कुछ ऐसी चीजें टर्म, वो टर्म नहीं होने चाहिए जिसके नॉन कॉम्प्लायंस पर मान लिया जाए उसको क्या कि वो एक्सेप्टेंस हो गया। ओके, एग्जाम्पल, अब A proposes B to purchase his Android mobile for ₹5,000। A ने B से कहा कि 5,000 रुपए में एंड्रॉयड मोबाइल ले लो, एंड इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक, 1 हफ्ते में तुमने रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, इट वुड बी assumed, हम मान लेंगे that B had accepted the proposal, this would not result into a contract। तो हम मान लेंगे कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा कुछ अगर लिख करके दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर में तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानेंगे। तो समझ लीजिए कि आप किसी को अपने हिसाब से बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर, बढ़ते हैं आगे की ओर। द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। क्या मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि 2 तरह के और ऑफर होते हैं, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। उसके साथ साथ 3 और होते हैं, काउंटर, क्रॉस और स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। तो कुल मिला के 5 होते हैं। तो ऑफर जनरल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है, तो इसमें कुछ नई बताने वाली बात नहीं है, ये बस याद दिलाने के लिए लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और an invitation to offer, a mere communication of information, casual equity, a prospectus and advertisement। आइए इसका कुल मिलाकर के मतलब समझते हैं क्या है। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये लिखा है डिफरेंट, ऑफर इज डिफरेंट, ऑफर अलग होता है क्या, फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एक ऑफर में और केवल एक ऐसे स्टेटमेंट में जिसमें अपनी इच्छा जताई गई है, उन दोनों में फर्क होता है, दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। ओके, एक ऑफर में और एक एन इनविटेशन टू ऑफर में दोनों में फर्क होता है। ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। ओके, ऑफर अलग होता है, अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अलग होता है। मतलब हमने कोई इंफॉर्मेशन किसी को बताई है, इट डजंट मीन कि ये एक ऑफर हो गया। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने एक अपने दोस्त को फोन किया और उसको कहा कि भाई मुझे नमकीन बनाने के लिए 1000 क्विंटल आलू की जरूरत है, या फिर मूंग की दाल की जरूरत है, या फिर चावल की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, कुछ ऐसे मैंने एक बात कही, उससे इंफॉर्मेशन दिया। और 2 दिन पहले उसने हमको बताया था कि मेरे पास ये सामान है, मेरे पास आलू है, और मैंने अपनी एक इंफॉर्मेशन दी उसको। डज इट मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ऑफर? उसने जो बात हमको बताई थी, क्या उसको एक्सेप्टेंस है? नहीं। एक इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो बात है, मैंने उसको शेयर कर दिया। इट डजंट मीन कि ये एक्सेप्टेंस हो गया, इट डजंट मीन कि ये ऑफर हो गया। मुझे चाहिए कोई सामान, मैंने किसी को बता दिया कि मुझे ये सामान चाहिए, तो क्या ये ऑफर हो गया? नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। ऑफर के लिए प्रॉपर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने जरूरी हैं। सर
जैसे कि एक ऑफर में साफ साफ ये बोला गया हो कि मुझे इस सामान की जरूरत है, क्या आप अपना सामान बेचना चाहेंगे, ये ऑफर बनेगा। उसमें अपनी प्रॉपर विलिंगनेस कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, साथ साथ सामने वाले की भी विलिंगनेस जानने के लिए कोई स्टेटमेंट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैजुअल इक्विटी, प्रोस्पेक्टस भी ऑफर से अलग होता है, एडवर्टीजमेंट अलग होता है। अब इन सबके बीच में डिफरेंस दिया गया है, तो आइए जरा पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क होता है। एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस, ये क्या होता है और दोनों में फर्क कैसे हुआ। देखिए, ऑफर के लिए मैंने दो बातें बताई हैं, एक अपनी इच्छा को दूसरे के सामने जाहिर करना और साथ साथ उसकी भी इच्छा जानने के उद्देश्य से, ये दो बातें। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, हम ऑफर नहीं दे रहे हैं, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आके ऑफर दीजिए हमें, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। सर डिफरेंस बताएंगे दोनों में एग्जांपल दे करके। हाँ, आप जब दुकान पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या फिर जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहां पे शॉप्स होती हैं, जहां सेल्फ सर्विस होते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाकर के आप देखते हैं कि वो डमी जो होते हैं वहां उनके ऊपर प्राइस टैग लगा के कपड़े टांगे होते हैं। या फिर आप जनरल स्टोर में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि सामान के पैकेट के ऊपर प्राइस लगा करके और वो सामान वहां रखे होते हैं। अब उसका क्या मतलब होता है, क्या वहां वो पैसा लिख करके सामान रखने का मतलब ये हो गया कि वो ऑफर दे रहा है हमें? नहीं, हम जब जाते हैं तो उस प्राइस को देख करके या टंगे हुए कपड़े को देख करके जाते हैं, इसका मतलब हमें इनवाइट किया जा रहा है, वी आर इनवाइटेड बाय द शॉप, ओके। एंड देन वी गो देयर, हम जाते हैं वहां पे, एंड वी आस्क द शॉपकीपर फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। हम उससे पूछते हैं कि क्या आप इसे बेचेंगे, हमें खरीदना है। कैसे पूछते हैं, हम वो सामान उठाते हैं और ले करके उसके काउंटर पे जाते हैं, और जब हम काउंटर पे जाते हैं तब वो अगर हमें कहता है कि हाँ इसको बेचेंगे, मतलब रसीद बना के आपको दे देता है, तब जानिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया, आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ। मतलब आपको वो सामान दिखा करके इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है कि आप आइए और ले आकर के हमारे काउंटर पे ऑफर करिए। देखिए, इनविटेशन का मतलब बुलाना दुकान में, और दुकान में जब आप जाते हैं तब वहां से ऑफर देना शुरू करते हैं, आप देते हैं। जब सामान को उठा करके ले जाके काउंटर पे रखते हैं, वहां आप ऑफर देते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, क्या आप बेचेंगे, और तब वो उसको बेचता है और आपसे पैसे लेता है। बात समझ में आई? अब दोनों में फर्क, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ये केवल और केवल एक ऑफर देने के लिए इनविटेशन है, बुलाया जाता है कि आप आइए और ऑफर दीजिए। मतलब पहले इनविटेशन होता है, उसके बाद ऑफर होता है, ठीक है। तो ऑफर के पहले इनविटेशन होता है, एक पहले प्राथमिक शर्त होती है कि भाई आप आइए, हम बुलाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं कस्टमर को, तो ऑल दोज थिंग्स विच हैज बीन यूज्ड और विच आर बीइंग यूज्ड आर invitation, and then after that there is an existence of offer and then it converts into the contract, ठीक है। In case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, जो person invitation दे रहा है वो ऑफर नहीं दे रहा अभी, rather वो इनवाइट कर रहा है कि अदर पार्टी को, मतलब हम लोगों को रोड पे चलते हुए, टू मेक एन ऑफर, कि आए दुकान में और हम लोग सामान ले जाकर के काउंटर पे रख के वो ऑफर करें। हिज ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य होता है, किसका, दुकान वाले का, इज टू सेंड आउट द इन्विटेशन, एक आमंत्रण देना, दैट ही इज विलिंग टू डील विद एनी पर्सन, वो डील करना चाहता है, वो चाहता है कि हमें ऑफर मिले, हु ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन इज रेडी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस। बताइए, पेपर में ऐड निकलता है, पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलता है ना, कि एक पुल बनाने के लिए हमें आइए, हम एक पुल बनाना है, हम इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं।
या फिर पैसे की बात नहीं होती है, हमें पुल बनाना है या फिर एक मकान बनाना है। सपोज पेपर में हमने निकाल दिया, हमने ऐड कर दिया कि एक हमें मकान बनवाना है। क्या मैंने मकान बनवाने के लिए ऑफर दे दिया, कोई भी आके खड़ा हो जाएगा कहेगा हम बना देंगे, तो वो एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया? जी नहीं, वो एक इन्विटेशन होता है कि आइए हमको और टेंडर लेके आइए, भर के बताइए कि कितना पैसा लगाएंगे आप, क्या क्वालिटी देंगे आप। वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो लेके जाएंगे। अब 10 लोग लेके गए, जो सबसे कम प्राइस में हमारा घर बना देगा और अच्छी क्वालिटी का, उसी को हम बोलेंगे कि ठीक है, वो अब ऑफर देगा, वो टेंडर के थ्रू ऑफर देगा और तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और तब जाकर के लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया पेपर में इन्विटेशन देना इज नॉट एन ऑफर। अब देखिए जरा हुआ क्या, मैं गोरखपुर में रहता हूं, मैंने एक ऐड दिया कि मेरे पास एक 18वीं शताब्दी या 17वीं 16वीं शताब्दी की एक कार है, बहुत पुरानी, एंटीक है, एंटीक समझते हैं ना आप, और उसको बेचना है, मुझे ऑक्शन करना है और मैं चाहता हूं कि सब लोग आए। एक आदमी ने पेपर पढ़ा, न्यूज में निकल गया ऐड, एक आदमी पेपर पढ़ा, अब कहां से, वो साउथ इंडिया से, मैं यूपी में हूं, और वो साउथ इंडिया से बेचारा फ्लाइट का टिकट बुक करके और 10,000 रुपए किराया लगा करके, 20,000 रुपए किराया लगा करके वो जिस दिन ऑक्शन होने वाली है उस दिन आने के लिए तैयार होता है और अपना सारा काम छोड़ करके, नुकसान सारा सह करके वो आता है कि इस एंटीक कार को मुझे खरीदना ही खरीदना है। और जब वो आता है तो पता चलता है कि यहाँ तो ऑक्शन ही नहीं है, कैंसिल कर दी गई ऑक्शन, कुछ नहीं बेचेंगे। बताइए क्या होगा? वो मेरे ऊपर क्लेम कर सकता है क्या कि नहीं, मुझे पैसे की रिकवरी चाहिए, मैंने इतने पैसे खर्च करके आपके यहाँ ऑक्शन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए मैं आया हूँ और वो पैसे आपकी वजह से खर्च हुए तो मुझे वापस रिफंड चाहिए। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? क्या वो व्यक्ति मुझसे मांग सकता है? जी नहीं, क्योंकि हमारे और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, हमने केवल इन्विटेशन दी है और इन्विटेशन इज नॉट एन ऑफर, और ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है कोई? तो ये केवल इन्विटेशन होता है, ऑफर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए वो रिकवरी नहीं कर सकता है। क्लियर है? ओके, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर, इट merely invites offers bids made at the auction. Similarly, red herring prospectus issued by the company, अब इसके बारे में मैं बता रहा हूं क्या होता है, is only an invitation to the public to make an offer to subscribe to the securities of the company. रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये आपको अभी जानकारी नहीं है, फिलहाल मैं आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में बताता हूं। रेड एरिंग बाद में आप लोग सीखेंगे, जब कंपनी में पढ़ाऊंगा, कंपनी वाले पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन 42 तक ये पूरा प्रोस्पेक्टस का ही चैप्टर होता है। तो सेक्शन 23 से लेकर के 42 एक पूरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस का, तो इसमें आपको पढ़ने को मिलता है रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है, एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, तो ये सारे प्रोस्पेक्टस के टाइप होते हैं, तो इनको मैं कंपनी लॉ में पढ़ाता हूँ, तो होप सो कि मैं आपको बता दूंगा कंपनी लॉ में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रोस्पेक्टस बताता हूँ क्या होता है और ये क्यों एक इन्विटेशन है। जब कंपनी को मार्केट से, पब्लिक से पैसे उठाने होते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, लोगों को इनवाइट करती है, कहती है कि भाई जिसको जिसको पैसे लगाने हैं कंपनी में या कंपनी के शेयर खरीदने हैं वो लोग आए। अब ये कैसे बुलाएगी कंपनी? तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। क्या इश्यू करेगी? प्रोस्पेक्टस आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाहर प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है, इसका मतलब क्या आपका एडमिशन ले लिया क्या? नहीं, वो प्रोस्पेक्टस लेकर के आप, उसमें फॉर्म होगा, आप भर के जमा करेंगे, मतलब आपको प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इनवाइट किया गया। अब आप उसमें फॉर्म जो होगा उसको भर के ऑफर करेंगे स्कूल को या कॉलेज को, और तब वो देखेंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं, एक्सेप्टेंस होगा या नहीं। तो इसी तरह से प्रोस्पेक्टस इज अ ऑफर डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स द पब्लिक और पीपल टू जस्ट सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज, टू मेक एन ऑफर फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज। तो वो ऑफर कौन करता है? पब्लिक करती है। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है एक केवल और केवल क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, इनवाइट किया जा रहा है पब्लिक को ताकि आप आइए और हमको ऑफर दीजिए।
तो इसी तरह से एक रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस भी होता है। तो खैर रेड एरिंग का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, आप प्रोस्पेक्टस समझ लीजिए, वो काफी है फिलहाल। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, बताइए हमने कोई अनाउंसमेंट कर दी, कोई स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मैंने अपनी केवल इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे क्या कहते हैं, नमकीन बनाने के लिए इतने क्विंटल आलू की जरूरत है, तो क्या ये एक ऑफर हो गया? जी नहीं, ये मेरा इंटेंशन है, हमारी इच्छा है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन, तो कोई किसी क्वेश्चन के आंसर को आप क्या ऑफर नहीं बना सकते, ऑफर अलग होता है। क्वेश्चन का आंसर, किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं, वो उसका आंसर कर रहा है और आप कहते हैं कि हाँ वो ऑफर कर रहा है। मैंने, आप मान लीजिए सपोज किसी व्यक्ति से मैंने पूछा कि क्या आपको पकौड़े बनाने के लिए प्याज की जरूरत है, आलू की जरूरत है, क्या आपको ट्रैक्टर बनाने के लिए या मोटरसाइकिल बनाने के लिए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है? वो कहता है हाँ यार मुझे तो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, मुझे टायर चाहिए, ये वो आपके आंसर दे रहा है, तो क्या वो ऑफर हो गया? वो आप कह देंगे हाँ अच्छा ठीक है अब हम सप्लाई कर देंगे आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ऐसे थोड़ी होता है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, उसी तरह ऑफर भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होता है, क्योंकि ऑफर से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड नहीं होता, ऑफर ही एक्सप्रेस इम्प्लाइड होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो आपका एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो जाता है। तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होगा? एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होंगे जिनको इन द टर्म्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से दिया जाता है, चाहे ओरल हो या रिटन हो, तो वो होंगे एक्सप्रेस ऑफर। लेकिन जहां पर शब्दों का इस्तेमाल किए बिना, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, इफ एनीवन इज गिविंग एन ऑफर, देन इन दैट केस इट विल बी इम्प्लाइड ऑफर। सर हाउ कैन इट बी मेड? तो आपको मैंने एग्जांपल दिए थे कि अगर आप खड़े हैं और आपके सामने आकर के ऑटो रुकता है या बस रुकती है और आप चढ़ जाते हैं, इसका मतलब बस ने आपको इम्प्लाइडली ऑफर किया है और आप उसको बैठ करके वहां एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, देन इट मीन्स कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फेयर, आपको किराया देना पड़ेगा। और इसके लिए एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं, कूली आता है, आपका सामान उठाता है और ले जाकर के आपका ट्रेन में रखता है, आप कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब क्या है कि ये इम्प्लाइडली एक आप उसको अलाउ कर रहे हैं, और वो मीन्स ये क्या है, एक ऑफर है कि भाई आप उसको ले जाने दीजिए। तो ऑफर किसने दिया? आपने ऑफर दिया उसको, आप खड़े हैं वहां पे, वो आता है आपका सामान उठा लेता है, मतलब एक्सेप्टेंस, और आप कुछ बोलते नहीं हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ये इम्प्लाइड हो गया। ठीक है, तो इम्प्लाइड का मतलब होता है जहां पे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, बाई कंडक्ट या इन्फर्ड हो, वो पता चले, देखने से पता चले कि ये हो रहा है, तो इस केस में ये इम्प्लाइड होता है। तो देखिए, ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। तो जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, वो क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है कार की, जैसे ही वो गाड़ी रुकती है ऑन द ट्रैफिक सिग्नल बिना पूछे हुए, तो फिर इन परिस्थितियों में एनी रीजनेबल मैन कुड गेस, किसी को भी पता चल सकता है कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है, दैट ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर दिस हियर, बॉय मेक्स एन इम्प्लाइड ऑफर। वो जल्दी जल्दी आकर के क्या करता है, सामान उठा लेता है, तो हाथ से पोंछना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये समझेंगे आप कि वो ऑफर कर रहा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप कुछ नहीं बोलते, चुप हैं, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कूली के केस में हुआ, कूली सामान उठाता है तो फिर भी आप नहीं बोलते, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, आप अलाउ कर रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। बताइए, अगर मान लीजिए डमी जो खड़ा रहता है, आप देखते हैं कपड़े टांग करके खड़े रहते हैं, उसके साथ प्राइस टैग भी लगा दिया गया, तो क्या ये ऑफर है? नहीं, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, whereas an invitation to an offer is only a circulation of an offer। तो ऑफर को सर्कुलेट कराने का मतलब हमारे पास ले आइए ऑफर, ये हमारा उद्देश्य होता है। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्लूड ऑफर and proceeds a definite offer. An invitation to offer is an act precedent to making an offer। तो ऑफर के पहले का एक्ट जो प्रेसिडेंट एक्ट होता है, उसी को हम लोग इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं। और acceptance of an invitation to an offer does not result into a contract and only an offer emerges in the process of
नेगोशिएशन। तो हमने आपको इनवाइट किया कि आइए हमारे दुकान पे, आप दुकान पे आ गए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं, हम आपको नेगोशिएशन के लिए इनवाइट किए हैं। नाउ यू आर रेडी टू नेगोशिएट। आप मुझे ऑफर देंगे, मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मैं दोबारा आपको ऑफर दूंगा, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ये प्रोसीजर्स चलते रहते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस लिस्ट ऑफ अ गुड्स does not constitute an offer, and for the sale of certain goods on the listed prices it is an invitation to offer। तो होप सो कि ये पूरी की पूरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। आइए अब डिस्टिंक्शन बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डेफिनेशन है भाई, अंतर क्या है? ये आई होप हम लोगों ने कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत है। अब आइए, हाउ टू मेक एन ऑफर, कैसे ये एक ऑफर दिया जाता है। तो दो तरीके हमारे पास, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। तो आप एक्सप्रेसली भी ऑफर दे सकते हैं और इम्प्लाइडली भी दे सकते हैं, मतलब शब्दों के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर अदरवाइज देन वर्ड्स, मतलब कंडक्ट के माध्यम से भी आप इन्फर कर सकते हैं। इन्फर हो सकता है या कंडक्ट के माध्यम से आप किसी को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोगों ने ऑफर की सारी बातें पढ़ ली। ऑफर क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसके लीगल रूल्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर भी हमने कर लिया। तो ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज ए में जो डेफिनेशन दी हुई थी उसके बारे में जितनी भी बातें पढ़नी थी रूल से रिलेटेड, वो सब हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं एक्सेप्टेंस की ओर, सेक्शन 2 क्लॉज बी की ओर, और ये आपको नई दिशा में लेके जाएगा और फिर आपको ये बताएगा कि एक ऑफर एक्सेप्ट कैसे होता है, एक्सेप्टेंस का क्या प्रोसीजर होता है। तो आइए, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है ऑफर से, एक्सेप्टेंस भी उसी तरह का है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आपके लिए एक्सेप्टेंस किस तरह से निकल के आ रहा है, और डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। आज तक आपने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस, आप कुछ स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। आइए, तो ये आपके सामने रेडी है एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लॉज बी, जैसा मैंने बताया आपको। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब हम लोग ऑफर करते हैं ना किसी को, अब ऑफर तो आप लोग आपने सीख लिया कि when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something, then such an act or abstinence is known as offer। तो या उस पर्सन को हम बोलेंगे वो ऑफर दे रहा है। एक्सेप्टेंस क्या होता है? when one person signifies to another his willingness। तो ये क्या है? ऑफर है। लेकिन जब सामने वाला the person to whom the proposal is made, the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, मतलब जो व्यक्ति जिसके सामने हमने प्रपोजल रखा है, ऑफर रखा है, जिसकी इच्छा जानना चाहते हैं उस पर, अगर वो अपनी इच्छा जता देता है तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। क्या मैं दोबारा से वही एग्जांपल लूं? विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। मैंने मींस उस नादान बालक ने कहा वुड यू या विल यू लाइक टू मैरी मी, एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब वहां से रिप्लाई आ जाता है यस। दिस यस, द एक्सेप्टेंस, द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ द पार्टी टू हुम आर एक्सप्रेशन हैज बीन शोन। वो पार्टी जिसके सामने हमने अपनी इच्छा जताई थी, उसने उस पे अपनी इच्छा जता दी। आज आप बता दी आज कि पता नहीं क्या, तो फिर ये क्या बन गया? ये एक्सेप्टेंस होता है। क्लियर है? द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when the proposal is accepted becomes promise। ये कहता है section 2 clause B। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, वो अपनी इच्छा जता देता है, the proposal is said to be accepted, and when the proposal when accepted becomes promise। इसका मतलब promise की भी डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी हो तो कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज बी में। तो यहाँ पे promise acceptance के साथ साथ आप promise की भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इन अदर वर्ड्स एन एक्सेप्टेंस इज द कंसेंट गिवन टू ऑफर। तो जब ऑफर दिया जाता है तो उस पर अपनी सहमति या
जो भी होती है, हाँ या ना जो बोल रहे हैं, वो आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा. इट इज एन एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी, बाय हुम ऑफरी, टू हुम द ऑफर हैज बीन गिवन, ऑफ हिज विलिंगनेस टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर. X offers to sell his car to Y for rupees 1 लाख. X Y को 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है. Now Y agrees to buy the car for rupees 1 lakh. Now you can say Y's act is an acceptance of X offer. Okay sir, it was so simple. Who can accept an offer? बताइए ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? It's very simple. भाई जिसको हम देंगे, जिसको ऑफर देंगे, जिसके सामने हमने अपनी बात रखी थी, वही करेगा ना. इन जनरल, सामान्यतया वही करेगा. ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सन्स टू हुम इट इज मेड. लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेसिफिक सिचुएशंस में कोई और भी कर सकता है. द स्पेसिफिक आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन विद रेफरेंस टू द टाइप ऑफ ऑफर एज अंडर. हु कैन इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, बताइए. स्पेसिफिक ऑफर है तो भाई स्पेसिफिकली उसी को एक्सेप्टेंस देनी है जिसको हमने दिया है. लेकिन अगर वो जनरल ऑफर है तो कोई भी. ठीक है, ओके सर. तो ये दोनों बातें आप समझ सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे इसीलिए 2 पॉइंट्स हमने बना दिए हैं कि हु कैन इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर एंड हु कैन इन केस ऑफ जनरल ऑफर. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डेफिनिट पर्सन फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस कैन बी एक्सेप्टेड. तो एन ऑफर मेड टू अ डेफिनिट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप of persons can be accepted only by that definite person or that particular group of persons to whom it is made, it has been made and none else. तो जिसको दिया गया है, जिस पर्टिकुलर ग्रुप को, अच्छा इसके बारे में मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल मैंने दिया था, है ना, वोडाफोन वाले एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे. यहाँ पे देखिए, X sold his business to Y but this fact was not known to an old customer Z. X ने Y को बेच दिया अपना बिजनेस, लेकिन ये Z को नहीं मालूम. Z placed an order for certain goods to X by name. अब Z ने क्या किया, X को by name X को, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, by name, यहाँ पे by name ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. अब जब by name हो गया तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे सीन चेंज हो गया. Y supplied those goods to Z. बताइए, Z ने X को by name ऑर्डर दिया था क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया है. मैं कौन हूं, मैं हूं राम. मैंने अपना बिजनेस बेच दिया लक्ष्मण को, और रावण ने मुझे, मैंने तो बेच दिया है किसको, लक्ष्मण को. लक्ष्मण देखो ये बिजनेस लो, ले जाओ चलाओ. और रावण ने मुझे मेरा नाम लिख करके, हे राम क्या आप मुझे अपना ये सामान भेजेंगे, आप सप्लाई करेंगे, मुझे भेजा. और मैंने तो बिजनेस भेज दिया था किसको, लक्ष्मण को. तो अब लक्ष्मण ने होशियारी की और इस ऑफर का फायदा उठाते हुए रावण को सामान भेज दिया. बताइए क्या रावण इसको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन Y and Z because Z never made any offer to Y. बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस है ये. और जब हमने जिसको ऑफर दिया ही नहीं तो वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, वो सामान कैसे भेज सकता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है. तो जब लक्ष्मण ने सामान रावण को भेज दिया और जब पैसे मांगने गया तो रावण ने कहा, हे लक्ष्मण तुम लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो पैसे के साथ साथ हम मेघनाथ को भेज करके और क्या करेंगे, वो बाण चला देंगे जिससे मूर्छित हो जाओगे. तो अब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया. आप जानते हैं कि भगवान के अवतार हैं वो, तो फिर वो गुस्सा तो आया लेकिन वो चुपचाप चले आए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, वो कहता है कि ना रे बाबा ना, आपने जिसको ऑफर नहीं दिया वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप रिकवरी कैसे करेंगे. तो सामान आप वापस लेके आ जाइए, आप पैसे नहीं मांग सकते. चलिए आइए, जनरल ऑफर में क्या होता है, कोई भी कर सकता है. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस हम लोगों ने देखा है. क्या आपने ये सब समझ लिया? हाँ सर ये समझ में आ गया. चलते हैं आगे की ओर. अब आइए, हाउ टू मेक एन एक्सेप्टेंस. भाई एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में जरा जानना पड़ेगा हमें. हाउ टू मेक एन एक्सेप्टेंस, कैसे कैसे एक्सेप्टेंस होगा. ऑफर की तरह एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है बाय कंडक्ट. भाई बोल करके आपने हमसे पूछा, मैंने आपको बता दिया. मैंने आपसे पूछा नहीं, आपने मुझे बताया नहीं, इंप्लाइड हो गया. लेकिन सब लोग मान गए.
शब्दों में हो रहा है, वर्ड्स शब्दों में हो रहा है, तो क्या होगा, वर्ड्स चाहे स्पोकन हो या रिटन हो तो फिर वो एक्सप्रेस होगा, जैसे यहां पे साफ साफ बोल करके कहा गया। इंप्लाइड में क्या होगा, बिना शब्दों के, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इज वन विच इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, बिना शब्दों के हो रहा है, तो फिर अगर बिना शब्दों का है तो इन अदर वर्ड्स इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पर्सन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कंडक्ट के हिसाब से ये माना जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, a transport company runs buses on different routes to carry passengers. X passenger boards the bus, बैठ जाता है आकर के, X act in an implied acceptance by X and he is bound to pay the fare। ये मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। अब आइए, जैसे हम लोगों ने ऑफर के लीगल रूल देखे थे, उसी तरह से एक्सेप्टेंस के भी लीगल रूल आपके सामने पेश हो रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। अब ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आपने ऑफर वाली सारी बातें सीख ली हैं, तो फटाफट फटाफट आप लोग देखते चलें और हम लोग बढ़ते चलें आगे की ओर। तो आइए, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। सर हम लोग जानते हैं बोल्टन और जोन्स का केस अभी तो देखा है हम लोगों ने कि भाई जिसको एक्स और वाई और जेड का, राम लक्ष्मण और रावण का हमने एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक है ना, RLR। तो ये तो मालूम हो गया कि जिसको ऑफर दिया जाएगा वही एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अगर स्पेसिफिक है तो, जनरल ऑफर है तो कोई भी कर सकता है, कहां प्रॉब्लम है। तो दोनों ध्यान में रखना है कि जनरल है या स्पेसिफिक है, ठीक है। तो जनरल ऑफर भी हो सकता है, स्पेसिफिक। जनरल के केस में कोई भी और ये कोई भी नहीं, स्पेसिफिकली जिसको दिया गया है उसको, ठीक है। आइए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था बार बार। काउंटर ऑफर के समय में मैंने कहा था कि ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा था कि ये अनक्वालिफाइड। ये अनक्वालिफाइड क्या बताता है, मतलब ये अनकंडीशनल। ये इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं इसको इरेज करके ये मैं लिखता हूं अनकंडीशनल, ठीक है। मतलब इसमें शर्तें नहीं होनी चाहिए एज पर सेक्शन 7। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि जो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं पार्ट में मत करिए, पूरा करिए। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको अपनी घोड़ी बेचना चाहता हूं, मेरे पास एक घोड़ा है तो घोड़ी क्यों बेचूंगा, घोड़ा है और मैं उसे सेल करना चाहता हूं 10,000 रुपए में। आपने कहा ठीक है, पीछे के 2 टांग जो हैं या आगे के जो सर और टांगे हैं वो ले लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। बताइए कौन सा एक्सेप्टेंस है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ ना, पूर्ण नहीं हुआ ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण, पूरा, एब्सोल्यूट, पार्ट में नहीं। मैंने आपको 1000 बोरी सीमेंट का ऑफर दिया है, आप कहते हैं 500 बोरी ले लेंगे, इसका मतलब आपने काउंटर ऑफर कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं मैंने अगर आपको 1000 बोरी सीमेंट बेचने का ऑफर दिया, आपने कहा कि ठीक है 500 बोरी हम ले लेंगे, देन इट डजंट मीन इट इज एन एक्सेप्टेंस, इट इज ओनली अ काउंटर ऑफर एंड देन आई एम ऑन द फुटिंग टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। अब मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैंने कहा ठीक है, तो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अदरवाइज मैं भी बोल सकता हूं नहीं, मैं 700 से कम नहीं बेचूंगा। अब एक और ऑफर चला गया, अब आप बोलेंगे ठीक है, आप कहते हैं नहीं 600 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, फिर एक ऑफर आ गया। ये चलता रहेगा इस तरह से जब तक एक पार्टी चुप नहीं हो जाती। तो अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड ओनली when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted। जब तक कि proposal, अच्छा पहले तो एक्सेप्ट होना चाहिए, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, प्रेस्क्राइब मैनर में होना चाहिए, मोड प्रेस्क्राइब होना चाहिए। और अगर मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो फिर ठीक है, किसी भी मोड में कर सकते हैं आप। इफ
the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. अगर मोड प्रेस्क्राइब है तो उसी मोड में होगा. जैसे भाई हमने आपको ऑफर दिया है, मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा कि अब आप जो अपना एक्सेप्टेंस होगा उसे चिट्ठी लिख के ही भेजेंगे, तो आप फोन करके नहीं बता सकते, आपको चिट्ठी ही भेजनी है क्योंकि मोड हमारा एक्सेप्टेंस का प्रेस्क्राइब्ड है. लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा कि भाई ये ऑफर है आपको 1000 बोरी सीमेंट का, आपने कहा ठीक है हम बताते हैं आपको. अब मैंने कुछ नहीं बोला तो फिर आप फोन करके बता दीजिए. मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो किसी भी मोड में कर लीजिए, चलेगा. ठीक है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. वाह रे वाह वाह वाह, ये क्या गया? क्या ये ऑफर के साथ भी था? हाँ सर, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. बताइए, ऑफर के लिए तो आप कह रहे हैं कि हमको बताया नहीं आपने, तो एक्सेप्टेंस आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे मान लेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा. इसके लिए पूरी कहानी चलेगी कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाता है पूरा हुआ और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा हुआ माना जाता है. आपने चिट्ठी भेज दी, कब वो पहुंची, कब मेरी जानकारी में, कब मानेंगे कि ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये दोनों चीजें देखनी है हमें. ठीक है. तो मस्ट बी कम्युनिकेटेड. टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. प्रेस्क्राइब परसेप्टिबल फॉर्म. ठीक है. एनी कंडीशनल, ये सही है. एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएट कंडीशंस इज नो एक्सेप्टेंस. यही मैं बार बार आपसे कह रहा था कि अगर शर्तों के साथ कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है तो फिर डेविएटिव कंडीशन के साथ है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. इसका आपको क्या रखना है? पूरा पूरा ख्याल रखना है. चलिए. सच कंडीशनल acceptance is a counter proposal only, ये मैंने बता दिया आपको, and has to be accepted by the proposer if the original proposal has to materialize into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. But definitely, if he does not have the knowledge, there can be no acceptance. Acceptance जैसे मान लीजिए ऑफर ने ऑफरी को बताया नहीं तो ऑफर नहीं हुआ, तो उसी तरह ऑफरी भी ऑफर को नहीं बताएगा तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? द एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड, देन ओनली इट कैन मैटेरियलाइज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एग्जांपल के लिए, एक्स ऑफर टू सप्लाई कोल टू रेलवे कंपनी. एक्स कहता है भाई रेलवे कंपनी को कोल सप्लाई करने के लिए. द मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेड द ऑफर and put it in the drawer of his table. उठा के रख दिया टेबल में, जाओ. forget all about it, और भूल गया, जाओ भूल गए हम. it was held that no contract was made because the acceptance was not communicated. तो जब तक acceptance नहीं तब तक contract नहीं. आइए next. acceptance must be made in the prescribed mode. अच्छा ये क्या है सर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रेस्क्राइब मोड में होना चाहिए. अगर नहीं कुछ कहा गया है तो मोड के लिए हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे कि इस पर्टिकुलर मोड में भेजिए, लेकिन अगर हमने कहा है कि मेल के थ्रू ही आपका एक्सेप्टेंस आना चाहिए तो डेफिनेटली आपको मेल के थ्रू ही भेजना पड़ेगा. ये बात यहाँ पे लिखी है. where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in the manner that prescribed. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, then that is not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance. No problem at all. Example, if the offerer prescribe acceptance through messenger, कहता है कि भाई एक्सेप्टेंस मैसेंजर के थ्रू ही होगा, तो ऑफरी सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल. हे भगवान, वो कह रहे हैं मैसेंजर के थ्रू भेजो, ये मेल कर रहा है. देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इफ द ऑफरर इन्फॉर्म्स द ऑफरी दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब. तो नहीं बनेगा वो. बट इफ द ऑफरर फेल्स टू डू सो, अच्छा अगर इसने कहा था कि भाई हमको आप किस में भेजिए, मैसेंजर से, लेकिन इसने ईमेल कर दिया, अब वो कुछ नहीं बोल रहा, अब ऑफरर कह रहा है कोई बात नहीं जाने दो यार, तो ठीक है.
लेकिन ऑफरर अगर मना कर दिया कि नहीं मैंने आपको मेल करने को नहीं बोला था, तब तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एवन भेजने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं बोलता है, वो रिजेक्ट नहीं करता है, तो फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये बात यहां पे लिखी हुई है। आइए, इसका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए एक्सेप्टेंस, है ना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। और वो टाइम लिमिट क्या होगी? एक रीजनेबल टाइम लिमिट होगी। रीजनेबल मतलब एक उचित समय अवधि होगी, इफ एनी। एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, अगर साफ साफ लिखा नहीं है, मान लीजिए टाइम के बारे में साफ साफ नहीं लिखा है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको ये काम करना है, तो फिर वो रीजनेबल टाइम देखेंगे हम लोग। मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस, तो फिर वो क्या होगा? रीजनेबल टाइम होगा और ऑफर लैप्स होने से पहले। व्हाट इज द रीजनेबल टाइम इज नाउ डिफाइंड इन द लॉ। कहीं भी ये नो वेयर है, ठीक है, नो अलग पढ़ेंगे आप और वेयर अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। नो वेयर कहीं भी लॉ में डिफाइंड नहीं है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि फैक्ट्स पे, सिचुएशन पे और सर्कमस्टांसेस पे। Thus would depend on the facts and circumstances of the particular case, परिस्थितियों के हिसाब से। आइए, क्या नेक्स्ट पॉइंट, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्या चुप रहना एक्सेप्टेंस होता है? अगर आपको मैंने कहा, मैं दुकान पे जाता हूं और मैंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं बोलते तो मैं मान लेता हूं कि ये सामान फ्री में है। अब बताइए कि आपने कुछ नहीं बोला तो वो सामान फ्री हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो मेयर साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता। लेकिन जहां आपकी ड्यूटी है, बोलना आपकी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी वहां चुप रहते हैं, तो फिर गड़बड़ है। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेल्योर टू आंसर अनलेस, जब तक कि ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट his silence is the evidence of the acceptance। तो अगर ये बता जाए, प्रीवियस कंडक्ट में पहले ही बता दिया जाता है कि आपको चुप रहना है, अगर एक्सेप्टेंस आपस में तय कर लिया है उन्होंने कि भाई आप अगर नहीं बोलते हैं तो हम लोग मान लेंगे, तो वो ड्यूटी है आपकी बोलना और आप नहीं बोलते, तो फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको समझना है तो ऐसे समझिए। अब मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस मतलब यहां पे ये लिखा गया है कि चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। अब कैसे चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है? हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि भाई कोई पूछता है आपसे कोई बात और आप चुप हो जाते हैं, तो क्या वो एक्सेप्टेंस हो गई आपकी? ये नहीं हुआ। लेकिन आपस में ये तय होता है, आपस में ये बात हो जाती है कि भाई इस मामले में ना बोलने का मतलब एक्सेप्टेंस माना जाएगा, तो फिर ऐसा हो सकता है ना। तो सर फिर ऊपर अभी हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि ऑफर में कोई ऐसी टर्म कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसके नॉन फुलफिलमेंट पर उसको क्या माना जाए? एक एक्सेप्टेंस माना जाए। तो फिर अब उसको और इसको कैसे रिलेट किया जाए? बिल्कुल सही है। यहां पे क्या लिखा है? अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी, अच्छा ऑफरी मतलब ये ए है और ये बी है। बी ऑफरी है, ए ऑफरर है। ए ने ऑफर दिया किसको? बी को, और सामान बेचने के लिए, तो बी ऑफरी हो गया। तो अनलेस ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट, ऑफरी ने ही खुद बताया हो, ध्यान से सुनिएगा, ऑफर में मैं कुछ ऐसा नहीं लिख सकता, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अब मैं कह रहा हूं कि ऑफरी ने प्रीवियस कंडक्ट में इंडिकेट किया हो कि हिज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं ना बोलूं तो आप समझिएगा कि ये एक्सेप्टेंस है मेरी, तब तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अब तक आपको डर लग रहा था कि अब क्या होगा, अब बात समझ में आ गई। मैं अगर ना बोलूं कुछ तो आप समझिएगा कि मैं हां कह रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे तो हो सकता है, जैसे एक दुकान पे एक पान वाले थे, वो जब दुकान पे बैठिए तो पान खा के मस्त रहते थे और मुंह से बोलते नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने कस्टमर को कह रखा था कि मैं ना बोलूं
तो आप समझिएगा कि मैं हाँ बोल रहा हूं। तो ठीक है, वो जाते थे, पूछते थे और वो नहीं बोलते थे, तो नहीं बोलते थे तो वो मान लेते थे कि उन्होंने हाँ कह दी। तो ये सिचुएशन इस तरह की कि प्रीवियसली आपने इंडिकेट कर दिया है कि माई साइलेंस वुड बी एक्सेप्टेंस, और कौन कर रहा है? ऑफर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑफरर ए ये कुछ ऐसा नहीं लिख सकता ऑफर में कि अगर मैंने मींस आपने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। बी खुद कह रहा है कि अगर मैं ना बोलूं तो आप समझिएगा कि एक्सेप्टेंस है, तो ये ठीक है। आइए नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। चलिए, कंडक्ट के द्वारा एक्सेप्टेंस होता है तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। जैसे भाई मान लीजिए, बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, मैंने एक व्यक्ति को ऑफर दिया कि भाई मेरे पास इतने क्विंटल राइस है, आप खरीदेंगे? उसने कहा कि, उसने कुछ नहीं बोला और मैंने चिट्ठी लिख के भेज दिया उसको, और उसके बाद वो ट्रक भेज देता है लेने के लिए। क्या माने हम? यस, बाय कंडक्ट कुछ करके उसने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, कुछ किया उसने ऐसा कि पता चल गया कि वो एक्सेप्टेंस है। बिना बोले उसने ट्रक भेज दिया, इसका मतलब वो चाहता है खरीदना। When a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, एक आदमी को ऑर्डर मिलता है कि हमको इतना सामान चाहिए, अब ये क्या करता है? डायरेक्ट गुड्स भेज देता है, हाँ ना नहीं बोलता है, सामान नहीं भेज देता है। तो क्या मतलब? बाय कंडक्ट इसने एक्सेप्टेंस दे दी। कस्टमर्स ऑर्डर फॉर द गुड्स कॉन्स्टिट्यूट द ऑफर, उसने ऑर्डर भेजा तो ये ऑफर हो गया। विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडमैन, कैसे? सब्सिक्वेंटली बाय सेंडिंग द गुड्स, इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट। तो बाय कंडक्ट ये एक्सेप्टेंस का केस बन गया है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लॉज बी। अब इसमें अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। और मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, मतलब मैंने आपको ऑफर दिया तो ये ऑफर कब माना जाएगा कि मैंने आपको दे दिया ये, और अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया और मुझे एक्सेप्टेंस दिया अपना, तो किस पॉइंट पे माना जाएगा कि हाँ आपने अपना एक्सेप्टेंस मुझे दे दिया। तो इसके लिए हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं। और अगर मैंने आपको ऑफर दिया है और मैं उसे वापस लेना चाहता हूं तो इसे रिवोकेशन कहते हैं। तो इसका रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाता है उसकी भी कम्युनिकेशन को देखेंगे, और एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन की बात करेंगे। तो आगे चल करके जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये पॉइंट हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टॉपिंग हियर। थैंक यू सो मच। कीप रिवाइजिंग all the things which you have read.